गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीसीएस फिजिक्स क्लासेज। अपन मैकेनिक्स में बीएससी एंड बीएससी बीएड के पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स वाला पेपर देख रहे थे। मैकेनिक्स वाले पेपर में अपन ने यूनिट फर्स्ट में अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग में अपन ने 2 क्लास ली है, जिसमें अपन ने देखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अपने पास स्टेट क्या होती है, ऑब्जर्वेशन यदि ऑब्जर्व करने वाला यदि अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग ऑब्जर्वर करता है तो वो कैसे करता है। फिर अपन आज जो देखने वाले हैं वो है अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो आज का अपना जो भी टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन बात करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। फर्स्ट देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अपने पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो मैं आपको नोट्स भी ये सारे प्रोवाइड कराऊंगा इसमें लिखे हुए। जिससे अपन बोलते हैं हिंदी में रूपांतरण समीकरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? रूपांतरण समीकरण। तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण समीकरण क्या होता है, ये अपन को देखना है। तो अपन देखते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण। अब ये होता क्या है ये बात करते हैं। मुझे पता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है। क्या करनी है मुझे? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मुझे आवश्यकता होती है। तो पहले मैं क्या बनाते हूँ, यहाँ पे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूँ। जैसे मैंने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक ले लिया मैंने वाई एक्सिस और एक ले लिया मैंने जेड एक्सिस। यहाँ पे ये क्या ले ली मैंने, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ले लिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई पार्टिकल है पी। क्या है? कोई पार्टिकल पी है। अब यदि ये पार्टिकल किसी एक निर्दिष्ट तंत्र में है या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड। यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो एक्स वाई जेड, और यदि मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर। अब मुझे पता है कि इसके जो पोजीशन है वो एस निर्दिष्ट तंत्र में या एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसी पार्टिकल को किसी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ। मैंने कह दिया कि कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैंने एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया कि ये वाला अपने पास एक्स डैश है, ये वाला अपने पास वाई डैश है और ये वाला क्या अपने पास जेड डैश है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि इसके पार्टिकल की पोजीशन होगी तो वो ये हो जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये आर है तो ये आर डैश होगा। यदि इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डैश वाई डैश और क्या आ जाएगा अपने पास, जेड डैश। यानी अपने पास क्या है, पार्टिकल तो एक ही है, यानी पार्टिकल तो कितना अपने पास, एक है। पार्टिकल तो ओनली क्या है, 1 है। बट अपने पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने हैं, 2 है। वो कितने अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हैं, 2। यानी मैं कहता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हो जाएंगे, 2। अब मैं एक ही पार्टिकल को एस फ्रेम से देखता हूँ और उसी पार्टिकल को मैं यदि एस डैश से देखता हूँ तो उसमें मुझे कुछ चेंज भी दिखाई देगा, कुछ प्रॉपर्टी है जो सेम भी दिखाई देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास एस फ्रेम है और मेरे पास क्या है, एस डैश फ्रेम है। एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट वो क्या थे अपने पास, एक्स वाई और जेड थे। एस डैश फ्रेम के क्या थे अपने पास, एक्स डैश वाई डैश और क्या थे अपने पास, जेड डैश। ये कोऑर्डिनेट थे। अब मैं कहता हूँ कि इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। इनके बीच क्या बनेगा, कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास पार्टिकल तो एक ही है, पार्टिकल की पोजीशन एक ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि क्या चेंज हुई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए। तो अपन कह सकते हैं कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन ने पार्टिकल को क्या कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या कर दिए, चेंज हो गए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट इन एस फ्रेम एंड कोऑर्डिनेट इन एस डैश फ्रेम। तो इन दोनों के जो बीच का जो रिलेशन डिनोट करेगा वो ही अपने पास क्या कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। यानी कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी। जैसे मैंने कह दिया कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स है या एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी है। इस टाइप से यदि कोई इक्वेशन बनती है तो मैं कह सकता हूँ कि वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट का एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में अपन क्या रिलेशन निकालते हैं वही क्या होगा, अपना कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब जो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि एस फ्रेम में
एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट और एच डैश फ्रेम में एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट के बीच जो भी रिलेशन डिनोट होगा वही अपनी क्या होगी, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी या रूपांतरण समीकरण होगी, या मैं कह सकता हूँ कि निर्देशांक रूपांतरण होंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या होता है अपने पास एक तरीके से निर्देशांक रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, इसको रूपांतरण समीकरण भी बोलते हैं और निर्देशांक रूपांतरण भी बोलते हैं। अब यदि मैं कहता हूँ कि ये भी टू टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो यदि मैं कहता हूँ कि ये भी टू टाइप्स के कैसे होते हैं, पहले इसको आप अच्छे से समझ लो, फिर आपको नोट्स के फॉर्म में मैं स्लाइड में बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है वहाँ पे। तो मैंने कह दिया कि जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, क्या होते हैं अपने पास, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। अब टू टाइप्स के कौन कौन से और उसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है, तो मैंने कह दिया कि ये टू टाइप्स है, एक तो हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट और एक हो जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट ले लेते हैं अपन क्या, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हो जाएगा अपने पास टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो भी मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जैसे मैंने एक फ्रेम ले लिया एक्स वाई, ये एक्स था और ये इसका क्या था, जेड एक्सिस था, ये फ्रेम कौन सा है, एस है। अब दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया मैंने एक्स डैश वाई डैश और क्या हो जाएगा अपने पास जेड डैश, यानी ये मैंने क्या ले लिए, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, एक एस है और एक क्या अपने पास एच डैश है। तो यदि मैं एस और एच डैश की बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं देखता हूँ कि एस और एच डैश में कुछ न कुछ रिलेशन बनेगा, तो वही क्या होगा, अपना कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी। बट ये जो भी होगा वो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट यानी इसमें फंक्शन, टाइम का फंक्शन कुछ भी नहीं होगा। यदि मैं इसमें कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो एक्स वाई जेड, या तो एक्स वाई जेड होगा या एक्स डैश में हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, यानी इसमें कहीं में भी टाइम का रोल नहीं होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या एक फिक्स कांस्टेंट डिस्टेंस पे थे, यानी मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच की कोई डिस्टेंस ले ली अपन ने आर नॉट, वो क्या अपना एक फिक्स दूरी है या कांस्टेंट है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ऐसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यदि अपने पास कोई भी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एस फ्रेम में है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एच डैश फ्रेम में है, तो उसमें कोई भी टाइम का रोल नहीं होता, यानी टाइम टी इज इक्वल टू अपन क्या लेते हैं, जीरो। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो जो भी इक्वेशन आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का आर नॉट। अब इसमें देखो कहीं भी टाइम का रोल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है किसका, टाइम इंडिपेंडेंट का। यदि मैं कह देता हूँ कि वी डैश इज इक्वल टू वी, इसमें भी कई बार टाइम का रोल नहीं है, ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी ये कहीं पर अपने पास टाइम का कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा वो कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। यदि मैं टाइम डिपेंडेंट की बात करता हूँ तो टाइम डिपेंडेंट में क्या होगा, यदि मैंने ले लिया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था एक्स वाई और जेड, क्या था अपने पास एक्स वाई और जेड, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट था अपने पास एक्स वाई जेड था, दूसरा जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था अपने पास एक्स डैश, इधर था अपने पास एक ले लिया वाई डैश और तीसरा मैंने क्या ले लिया जेड डैश। अब मैं कहता हूँ कि ये स्टार्टिंग में तो क्या थे, एक ही पॉइंट पर थे, यानी स्टार्टिंग में जब मैं t इज इक्वल टू जीरो पर बात करता हूँ तो ये दो o और o डैश, o और o डैश क्या था, या s और s डैश फ्रेम था, दोनों एक दूसरे के ऊपर थे t इज इक्वल टू जीरो पर। कुछ टाइम बाद जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था यानी s डैश था, वो s के रेस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ गया, यानी ये क्या मान लिया अपन ने कि v वेलोसिटी से t टाइम में कुछ आगे बढ़ गया, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें बीच में टाइम की वेरिएशन आएगा। तो क्या आ रहा है, टाइम का वेरिएशन आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में तो ये इसी पॉइंट पर थे, कुछ टाइम बाद जो एच डैश फ्रेम था वो क्या चला गया, आगे चला गया। यदि वो आगे चला जाता, मैंने ये कह दिया कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे, दोनों क्या थे अपने पास एक ही पॉइंट पर थे, एक दूसरे के ऊपर थे, कुछ टाइम बाद v वेलोसिटी से जो एच डैश फ्रेम्स था वो आगे बढ़ गया, यानी वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसमें कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी या टाइम का रोल आएगा तभी वो आगे जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन है वो इस टाइप की आएगी, जैसे आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का आर नॉट टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे ये कोई इक्वेशन हो जाएगी तो इसमें टाइम का रोल आएगा, जैसे v इक्वल टू वी माइनस का u, या इसमें भी t का रोल आ सकता है। तो इस टाइप से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेंगी जिसमें टाइम का फंक्शन आएगा या टाइम का वेरिएशन आएगा तो वो तो कहलाएगा टाइम डिपेंडेंट
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, और जो टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अब ये तो आपको समझाया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आप इसको नोट्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो अपन उस पर चलते हैं कि नोट्स के फॉर्म में आपको कैसे लिखना है। तो देखो आपके पास प्रॉपर एक नोट्स में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बाई लैंग्वेज को मैंने यूज करके आपके सामने स्लाइड बनाई है। तो इसमें देखो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन को इसमें लिखना क्या है कि मेरे पास कोई भी पार्टिकल तो एक ही था, तो अपन ने देखा है कि कोई भी पार्टिकल एक ही होता है। एक ही पार्टिकल को यदि मैं अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ, क्या अपने पास पार्टिकल तो एक ही है, एक ही पार्टिकल को यदि मैं अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ तो मुझे कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके बीच में जो भी रिलेशन आएगा वही क्या होगा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगा या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि अपने पास यदि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, देखो यहाँ पे एक एक लाइन को समझना आप, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल आर नॉन इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि मैं कोई पार्टिकल लेता हूँ, तो वो तो मैंने ले लिया क्या, if the coordinate of the particle are known in one coordinate system and the coordinate of the same particle are known in another coordinate system, यानी अपने पास पार्टिकल तो एक ही है। क्या है अपने पास, पार्टिकल एक ही है, इसको मैं S से भी देख रहा हूँ और S डैश से भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बीच में मुझे ये वाली, जब इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, ये पार्टिकल P था, और इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखता हूँ, तो दोनों के बीच में मुझे अलग अलग कुछ दिखाई देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में S फ्रेम और S डैश फ्रेम में जो भी कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही अपने पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक ही पार्टिकल को दो निर्देश तंत्र से देखा जाता है, तो उसके कोऑर्डिनेट के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल आर नॉन इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने क्या, S, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेम पार्टिकल, पार्टिकल अपने पास वो का वही है P पार्टिकल, आर नॉन इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया मैंने क्या, S डैश, और दोनों से यदि मैं देखता हूँ तो देन द रिलेशन बिटवीन दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो दोनों के बीच का जो भी रिलेशन आएगा वही क्या कहलाएगा, अपने पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में अपन आपको लिखना है तो क्या लिखोगे कि यदि किसी कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो और उसी कण के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तो इन निर्देशांकों के मध्य संबंध जो होता है वही क्या कहलाता है, रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो मैंने देखा है कि एक निर्देश तंत्र में यानी S निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट x y z और दूसरे निर्देश तंत्र में S डैश में x डैश y डैश z डैश, दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, रूपांतरण समीकरण होगा या निर्देशांक रूपांतरण समीकरण होगा। फिर मैंने लिखा है कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे अपन ने दोनों की पहले बात की है कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट क्या होता है। तो टाइम डिपेंडेंट में आपको लिखना है कि S फ्रेम और S डैश फ्रेम के टाइम का कोई भी रोल नहीं होता, यानी टाइम के साथ वो वेरी नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल दे दिया कि मैंने एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, या कोई थीटा डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन किया हुआ है या एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ, तो वो सारा किस में आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम का कोई भी रोल नहीं है। दूसरा होता है टाइम डिपेंडेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में t टाइम में v वेलोसिटी से मूव करने लगता है x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, टाइम डिपेंडेंट आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी पहली बात तो इसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं S और S डैश में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, यानी कोई भी S डैश S के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता है। इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम then the transformation equation is relating the two coordinate system are not function of time। तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, वो क्या कहलाएगा अपने पास, टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये क्या कहलाएगा, तो व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम देन द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिलेटिंग द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आर फंक्शन ऑफ टाइम। यानी एक ही पार्टिकल को यदि मैं S डैश से देखता हूँ और S डैश से देखता हूँ तो उसमें टाइम के साथ वो वेरी करता हुआ दिखेगा, यानी वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है,
यदि टाइम डिपेंडेंट की टर्म आ रही है मतलब वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एस डैश है, वो एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या एस के रेस्पेक्ट में थीटा डिग्री एंगल से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक ट्री होता है, उसको मैं प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर देखता हूँ तो मुझे वो रेस्ट में दिखाई देता है, बल्कि मैं चलती हुई ट्रेन से देखता हूँ तो वो मुझे मोशन करता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब मुझे देखने का तरीका है वो अलग अलग है। यानी पहले मैं ट्री को क्या देख रहा था, प्लेटफॉर्म से देख रहा था, मतलब मैं क्या था, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में देख रहा था, तब मुझे वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब उसी ट्री को मैं देखता हूँ किस में, ट्रेन के अंदर से, और ट्रेन क्या है, मूव कर रही है। इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि जो ट्री है वो भी क्या कर रहा है, ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यदि इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखनी है तो जब दो निर्देश तंत्रों में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति नहीं होती, अपन को ध्यान है कि सापेक्षिक गति नहीं होनी चाहिए, एस डैश एस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा, तो किसी भी कण की सापेक्षिक गति नहीं होती तो दोनों निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले रूपांतरण समीकरण को ही क्या कहते हैं, समय अनाश्रित कहते हैं। और ये समय का फंक्शन नहीं होता है, समय का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और टाइम डिपेंडेंट में क्या आ जाएगा कि जब दो निर्देश तंत्र में किसी भी प्रकार की सापेक्षिक गति होती है तो दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के संबंध में व्यक्त करने वाले रूपांतरण समीकरण को क्या कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइम का फंक्शन वेरी करता है। तो ये अपन को नोट्स के फॉर्म में आपको इस तरीके से आपको लिखना है, चाहे आपको हिंदी में लिखना हो चाहे इंग्लिश में लिखना हो, आपके सामने दोनों फॉर्म लिखी हुई है, तो आप यहाँ से ऐसे का ऐसे लिख सकते हो आपके नोट्स में। ठीक है, तो ये तो अपन ने समझा है कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब बढ़ते अपन नेक्स्ट आगे अपने पास जो आता है वो है अपने पास फिर इसमें अपने पास दो अलग अलग केस है। अब सबसे पहले तो अपन बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट की। किसकी बात करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट की। तो अपन यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो सारे के सारे अभी पहले फर्स्ट केस किस में होगा, टाइम इंडिपेंडेंट का होगा। तो अपन एक टाइम इंडिपेंडेंट का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट का मैंने क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया। अब ये क्या कहता है, देखो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अपना जो टॉपिक है वो है अपने पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। अब ये स्थानांतरित निर्देश तंत्र होता क्या है, पहले तो ये देखना है। इसका मीनिंग ये होता है कि मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक कौन सा है, एस डैश। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अपने पास फिक्स है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बना लेता हूँ, यानी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेता हूँ। तो देखो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते पहले कैसे, तो अपन बात करते हैं किसकी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो पहले अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाता हूँ, क्या बनाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया कि अपन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे तो एक तो मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस। तो ये मैंने ले लिया कि ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। दूसरा मैंने ले लिया कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये तो अपना एक्स एक्सिस था, और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्सिस। दूसरा हो जाए लेना अपन को वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, इसी को मैं दूसरा ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्सिस। क्लियर। ऐसे ही मैं थर्ड लेता हूँ, तो थर्ड क्या हो जाएगा अपने पास, जेड एक्सिस। थर्ड को क्या लेना है मुझे, जेड एक्सिस लेना है। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड, ये तीनों क्या हो गए, इसके एक्सिस हो गए। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि इसके यदि कोऑर्डिनेट फॉर्म की बात करता हूँ तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख रखे हैं, तो मुझे पता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इसके कोऑर्डिनेट ये एक्स है एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, ओ है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, वो पार्टिकल क्या है अपने पास, पी है। क्या है अपने पास, पार्टिकल पी है। बट मुझे पहले ये देखना है कि एक ही पार्टिकल को दो निर्देश तंत्र से देखना है, तो मुझे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बनाना होगा। तो फर्स्ट तो मैंने क्या बनाया, एक एस फ्रेम बनाया है। क्या बनाया है, ये कौन सा फ्रेम है अपने पास, एस फ्रेम है। अब दूसरा लूँगा मैं कौन सा, एस डैश। तो एस डैश बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ये उसका मैंने कोई सेंटर पॉइंट ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कोई इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वाई एक्सिस। तो ये तो हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस, और दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या, वाई एक्सिस।
तो दूसरा मैंने ले लिया क्या, ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस, ठीक है। और जो तीसरा इसका एक्सिस है वो क्या हो जाएगा अपने पास, जेड एक्सिस। तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो ये 2 एक्सिस हो गए, अपन को 3 एक्सिस लेने हैं। तो 3 एक्सिस में क्या लेना अपन को, ये हो जाएगा अपने पास एच डैश फ्रेम। कौन सा हो जाएगा अपने पास, एच डैश फ्रेम, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया कि ये क्या होगा अपने पास, एक टर्म तो है अपने पास क्या, एक्स डैश, एक टर्म है वाई डैश और एक टर्म है जेड डैश। तो इसको मैंने लिख दिया कि ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा और इसका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, जेड डैश। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई पार्टिकल है, क्या है अपने पास, कोई पार्टिकल है पी। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूर करते ताकि आपको क्लियर दिखाई भी दे। यहाँ पे मैंने कह दिया कि कोई पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल है, कोई एक ही पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है, पी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है, पी। तो यहाँ पे मैं कोई पार्टिकल एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई पार्टिकल था, क्या था, पार्टिकल था, ये पार्टिकल पी था। यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ एस फ्रेम से, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा अपने पास, एस फ्रेम से यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ तो आएगा वो अपने पास क्या, एस फ्रेम से ओ पी, यानी क्या आ जाएगा अपने पास, एक तरीके से आर डैश आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं यहाँ से इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखो मैं ये जो भी बना रहा हूँ सारे के सारे डायरेक्शन के साथ बना रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी ये पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगी अपने पास, आर वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, आर वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओ पी है, यानी मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि जो ओ पी है वो क्या है अपने पास, आर वेक्टर है। और किसका आर वेक्टर है, एस फ्रेम में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। क्या है अपने पास, आर है, जो आर वेक्टर क्या है, ओ पी, एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। ऐसे ही दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था अपने पास, एच डैश था। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था मेरे पास, एच डैश था। तो मैं लिख सकता हूँ कि एच डैश फ्रेम में इस पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो मैं बनाता हूँ। तो वो बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मैंने बना दिया कि यहाँ से यदि मैं कोई पार्टिकल पोजीशन वेक्टर लेता हूँ, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि इसमें पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं कहता हूँ कि इसका यदि मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूँ तो एक तरीके से ये आ जाएगा, ये वाली टर्म बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ ये आर डैश, ये क्या बनेगा, आर डैश। क्या बनेगा, ये अपने पास ये बन जाएगा आर डैश। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ डैश पी, ओ डैश पी क्या है अपने पास, आर डैश वेक्टर है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डैश पी वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा अपने पास, आर डैश वेक्टर के। किसके इक्वल होगा, आर डैश वेक्टर के। अब मैं कह सकता हूँ कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो वो डिस्टेंस अपन ले लेते हैं कितनी, वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो कितनी है अपने पास, आर नॉट है। वो डिस्टेंस कितनी है, आर नॉट। तो वो यदि मैं एज्यूम करता हूँ कि वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी। तो यदि मैं इन दोनों के फ्रेम बीच की डिस्टेंस यदि मैं मेजर करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास, आर नॉट, इसको मान लो आर नॉट। तो देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ये थोड़े से वेक्टर एक दूसरे के ऊपर आ गए इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल किस टाइप का है, ये ट्राइंगल देखो एक पोजीशन वेक्टर तो ये है, ये आपका पी पॉइंट था जो क्या बता रहा है यहाँ पे, आर वेक्टर बता रहा है। ये अपना क्या था, ओ पॉइंट था, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि जो दूसरा पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पे क्या है अपने पास, आर नॉट है। तो ये क्या था अपना ओ डैश पॉइंट था। और जो तीसरा है वो क्या है मेरे पास, ये है। तो ये क्या है अपने पास, आर डैश है। ये एक तरीके से इस टाइप का डायग्राम बन रहा है। तो अपने पास जो डायग्राम बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है। तो आपको डायग्राम देखो यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ये जो ओ पॉइंट था वो ओ पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। जो ओ डैश पॉइंट था वो कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। और जो पी पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया। अब इसके यदि मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस फ्रेम में तो एक्स वाई जेड हो जाएगा और एस डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश और क्या हो जाएगा, जेड डैश। तो ये डायग्राम सभी को क्लियर होगा। इस डायग्राम के बेस पे मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है या कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। तो पहले मैंने क्या एज्यूम किया वो देखते हैं कि मैंने कोई एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया और एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स है जो क्या है, आर नॉट है, जो कि एक कांस्टेंट है या एक निश्चित दूरी है। तो यहाँ पे अपने पास लिखा है कि पार्टिकल P है, उस पार्टिकल P का S फ्रेम में पोजीशन वेक्टर R है जो मैंने OP वेक्टर से लिखा है। ऐसे ही O डैश P है जो S डैश फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, वो R डैश है। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है O और O डैश वो क्या है अपने पास, R नॉट है। वो क्या है अपने पास, R नॉट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये भी एक क्या होगा, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। क्या बताएगा, एक कांस्टेंट वेक्टर बताएगा।
तो मैंने थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ देयर, थ्योरी में लिखा हुआ है आपके पास, लेट देयर टू बी कोऑर्डिनेट सिस्टम एस, पहले एस कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, हुज ओरिजिन इज ओ, एस कोऑर्डिनेट में ओरिजिन ओ है। सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका एस डैश और उसका जो ओरिजिन है वो क्या है, ओ डैश है। लेट द पार्टिकल बी प्रेजेंट द पॉइंट पी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन द एस कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी सिस्टम इज आर वेक्टर। तो ये इसके ऊपर आर वेक्टर नहीं है तो आप आर वेक्टर लगा देना इसके ऊपर कि ये आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या है अपने पास, एस फ्रेम में पोजीशन वेक्टर है, और एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेम पार्टिकल इन द एस डैश, यानी पार्टिकल तो वही है बट उसका जो एस डैश कोऑर्डिनेट में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा अपने पास, आर डैश वेक्टर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आर नॉट, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या अपने पास आर नॉट है। तो ये लिखा हुआ है, तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि माना कि एक निर्देश तंत्र एस है जिसका मूल बिंदु O है तथा दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है जिसका मूल बिंदु O डैश है। माना कि बिंदु P पर कोई कण उपस्थित था तो S निर्देश तंत्र में कण का स्थिति सदिश R वेक्टर है और S डैश निर्देश तंत्र में उसी कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा अपने पास R डैश वेक्टर हो जाएगा, और दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, R नॉट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ आगे, यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे इसमें क्या आता है, तो इसमें आगे देखते हैं कि इसमें अपन को क्या क्या करना है। तो देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। अब डायग्राम में मैं क्या लगाता हूँ, ट्राइंगल वेक्टर लो लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, ट्राइंगल वेक्टर लो। अब ये जो ट्राइंगल वेक्टर लो है वो क्या कहता है अपने पास, तो अपन को ये देखना है कि ट्राइंगल वेक्टर लो यदि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यदि मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल वेक्टर लो यूज करूँगा। नोट्स में भी आपको ऐसे का ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ। ट्राइंगल वेक्टर लो में क्या है, देखो यहाँ पे जो है वो वेक्टर बन रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर का लो होता क्या है, यदि मैं O से P पर जाता हूँ, P से O डैश पे जाता हूँ और O डैश से वापस O पर आता हूँ, तो मैं एक तरीके से पूरा साइक्लिक इसमें घूमता हूँ। तो यदि मैं डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ इसका मतलब तो वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा। यानी मैं कहता हूँ डायरेक्शन के साथ चलता हूँ तो जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और यदि मैं डायरेक्शन के ऑपोजिट चलता हूँ, डायरेक्शन मेरे से सामने से आकर टक्कर करती है तो वो टर्म क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जैसे ट्राइंगल वेक्टर लो तो O से P, तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट यदि मैं क्या आ जाएगा अपने पास, O से P वेक्टर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, P से O डैश आ जाएगा तो P से O डैश आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा अपने पास, मैं चलूंगा O डैश से O तो O डैश से O आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यदि मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी लिखता हूँ तो OP में डायरेक्शन के साथ चल रहा हूँ तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपना R वेक्टर। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे PO डैश है। अब PO डैश में डायरेक्शन देखो आप, डायरेक्शन मेरे से ऑपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, मेरे से ऑपोजिट है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो R वेक्टर था, अब यदि मैं यहाँ से घूम के जाता हूँ और यहाँ पे आऊँगा, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन मेरे से टक्कर करेगी, यानी ये वाली टर्म क्या आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का R डैश वेक्टर, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का R डैश वेक्टर। माइनस का यहाँ भी मैं वापस P से O डैश आया, फिर O डैश से O पे आऊँगा तो भी अपने पास R नॉट भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का R नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको भी आप माइनस में लिख सकते हो, यदि वेक्टर लगाते हो तो इसमें ये दोनों टर्म भी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि मैं डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहा हूँ। तो यहाँ से टर्म क्या बनेगी, देखो R डैश को यदि मैं उधर भेजता हूँ तो ये वाली टर्म बन गई अपने पास R माइनस का R नॉट और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास R वेक्टर, क्या हो जाएगा। यानी इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, R वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास R नॉट वेक्टर। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है अपने पास, ये एक इक्वेशन बन रही है। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है अपने पास एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बता रही है। ये R डैश है, R डैश तो ऐसे का ऐसे रख लिया, ये क्या था अपने पास, ये वाला जो था वो R डैश था, यानी R डैश को मैं इधर ले आया है, ये जो R डैश था वो इधर आ गया तो माइनस का प्लस हो गया, बाकी टर्म ऐसे की ऐसे, तो ये क्या रह गई R माइनस का R नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो R डैश इज इक्वल टू R माइनस का R नॉट है, तो ये क्या बता रहा है अपने पास, ये एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है किसकी, पोजीशन की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है अपने पास, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी स्थिति रूपांतरण समीकरण है, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये तो मैंने क्या निकाला है, R डैश इज इक्वल टू R। अब देखो यदि इसका मीनिंग क्या होगा, फिजिकल मीनिंग क्या होगा कि यदि मैं एक ही पार्टिकल P को यदि मैं S से देखता हूँ और S डैश से देखता हूँ तो मुझे पोजीशन में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे मैं कहता कि R डैश इज इक्वल टू R आता,
क्या आता है, आर डैश इज इक्वल टू आर आता है। इसका मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुझे पार्टिकल की पोजीशन सेम दिखाई देती, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का आर नॉट आ रहा है। यानी ये आर नॉट तो यहाँ पे क्या है अपने पास, जो वेयर आर नॉट है वो यहाँ पे क्या है अपने पास एक कॉन्स्टेंट है या एक फिक्स डिस्टेंस है। मैं लिख सकता हूँ कि ये अपने पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि आर डैश इज इक्वल टू आर आता है, इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेम दिखाई देती, बट यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, यानी आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का क्या हो रहा है, आर नॉट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो क्या होगी, एक निश्चित होगी। क्या होगी अपने पास एक अनिश्चित होगी। अनिश्चित का मतलब है अपने पास इनवेरियंस होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस का आर नॉट। यानी यहाँ से मुझे ये पता लगता है कि यदि मैं इसी पार्टिकल को एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम से देखता हूँ तो मेरे पास जो देखने की पोजीशन है वो डिफरेंट दिखाई देती है। यदि मैं इसी पार्टिकल को एस से देखूंगा तो डिफरेंट दिखाई देगा, और एस डैश से देखूंगा तो भी क्या दिखाई देगा, मुझे डिफरेंट दिखाई देगा। तो ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा अपने पास, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या कहलाएगा, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फिर सेकंड निकालता हूँ मैं कौन सी, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यदि मेरे पास फर्स्ट आ गया तो सेकंड तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो सेकंड अपने पास क्या आएगा, सेकंड अपने पास आएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी। मुझे पता है कि यदि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सारे 11th क्लास में पढ़े हुए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम। टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपने पास आर वेक्टर आया है, इसका यदि मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ 1 टाइम तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर था, जो आर वेक्टर तो ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास, आर नॉट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यदि टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव करता हूँ एक बार तो ये क्या आ जाएगा, डी आर डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी, माइनस का क्या हो जाएगा, डी आर नॉट वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, डी टी। ये वाला हो जाएगा। यानी मुझे पता है कि यहाँ पर जो आर नॉट था वो तो क्या था अपने पास, एक तरीके से कांस्टेंट था। क्या थी, एक फिक्स दूरी थी, फिक्स डिस्टेंस थी। इसका मतलब यहाँ पे ये डी आर डैश बाई डी टी ये तो क्या बन जाएगा अपने पास, वी डैश बन जाएगा। अपने पास डी आर बाई डी टी है वो क्या बन जाएगा, वी वेक्टर बन जाएगा, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 0। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वी डैश इज इक्वल टू वी। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है क्या कहलाती है अपने पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये तो क्या था अपने पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अपने पास वी डैश और वी क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। मतलब अपने पास जो भी पार्टिकल था उस पार्टिकल की यदि मैं वेलोसिटी को देखता हूँ एस फ्रेम से और एस डैश फ्रेम से तो वो मुझे क्या दिखाई देता है, इक्वल दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसको यदि मैं एस फ्रेम से और एस डैश फ्रेम से देखता हूँ तो वो क्या दिखाई देगा, मुझे इक्वल दिखाई देगा, यानी सेम पोजीशन या सेम वेलोसिटी में दिखाई देगा। तो ये आपको ये नोट्स, जब आप नोट्स बना रहे हो तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कि यह तो स्पष्ट है कि इट इज़ क्लियर दैट वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, सेम दिखाई देती है। तो अतः स्पष्ट है कि एस निर्देश तंत्र में तथा एस डैश निर्देश तंत्र में वेलोसिटी होगी वो सेम दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में लिखना है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। अब अभी अपन ने बात की किसकी, वेलोसिटी की। थर्ड टर्म बात करते हैं अपन किसकी, एक्सेलरेशन की। तो देखो थर्ड टर्म क्या कहती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो थर्ड निकालते हैं अपन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
आप मेरे राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि ये राइटिंग अभी मैंने पेन टैब अभी लिया हुआ है, तो राइटिंग थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। बाकी आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी कि आपको माइंड में क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कब मिलेगा, यदि मेरे पास वेलोसिटी क्या है v डैश इज इक्वल टू v, ये मेरे पास पहले ही आ चुकी थी। अब मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन कब मिलता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। लिख सकता हूँ मैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम होगा। यानी टाइम के साथ यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि इसको भी t के रेस्पेक्ट में क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ v का बोथ साइड में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास dv अपॉन में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा अपने पास, a डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये अपने पास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये भी कैसा दिखाई देगा अपन को, s फ्रेम में और s डैश फ्रेम में सेम दिखाई देगा। फिर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्स की। यदि मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो मैं फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो अपना जो भी फोर्थ पॉइंट आएगा वो क्या है, फोर्स। तो फर्स्ट अपन ने ले लिया कि क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि फोर्स कैसा दिखेगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि फोर्स मुझे कैसा दिखेगा, उसकी बात करते हैं, सेम दिखेगा या चेंज दिखेगा। यदि फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो एक्सेलरेशन आया हुआ है, क्या मैं इसका बोथ साइड में मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या होगा अपने पास, एक्सेलरेशन, यही होता है। यानी F इज इक्वल टू क्या होता है, m है। तो देखो मेरे पास a वाली इक्वेशन आ रखी है, क्या मैं दोनों का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी m a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए, कर लूँ m a कर लूँ, कर सकता हूँ। तो यहाँ पे m a डैश इज इक्वल टू m में क्या आ जाएगा अपने पास, f डैश आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, f वेक्टर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो भी मैं कैसे दिखाई देगा अपने पास, इक्वल दिखाई देगा। ऐसे यदि मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, मोमेंटम की, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, मोमेंटम की बात करते तो मेरे पास वेलोसिटी आई थी v डैश इज इक्वल टू v। यदि मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, m v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, m v वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, p डैश और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मोमेंटम है वो भी क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी है और सबकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मुझे पता है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी, ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा अपने पास, मोमेंटम होगा। फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है कि मास इंटू एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है वो फोर्स कहलाता है। और इसमें अब इसमें इसका मैं टोटल रिजल्ट लिखूँ तो देखो इसका टोटल रिजल्ट क्या है। यदि मैं इसके टोटल रिजल्ट की बात करता हूँ तो अपने पास जब टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसमें टोटल रिजल्ट अपने को उनको लिखना है। तो देखो जो रिजल्ट है वो क्या है इस पूरी डेरिवेशन में, तो रिजल्ट अपन को कुछ मिले इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या कहते हैं कि अपने पास फर्स्ट तो क्या मिली, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिली, जो क्या मिला, r डैश इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस का क्या था अपने पास, r नॉट। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे r डैश इज इक्वल टू r माइनस का r नॉट, यानी ये अपन को s और s डैश फ्रेम में डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड अपन ने रिजल्ट निकाला वेलोसिटी, तो वो आई मेरे पास v डैश इज इक्वल टू v। क्या आया, v डैश इज इक्वल टू v, यानी वेलोसिटी मुझे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम दिखाई देगी। थर्ड अपन ने लिया है क्या, एक्सेलरेशन a डैश इज इक्वल टू a, यानी एक्सेलरेशन मुझे क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा। फोर्थ लिया है अपन ने मोमेंटम फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स f डैश इज इक्वल टू f अपन ने निकाला है, मतलब फोर्स भी मुझे सेम दिखाई देगा। 5 निकाला है अपन ने मोमेंटम, यानी p डैश इज इक्वल टू p। ये सारे मैंने रिजल्ट निकाले हैं। यानी इन 5 सभी रिजल्ट से मैं क्या देखता हूँ, इन सभी रिजल्ट से मैं देखता हूँ कि एक पोजीशन ही ऐसा है, एक पोजीशन ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऐसा है जो क्या दिखाई देगा, s और s डैश में क्या दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा। क्या देगा, s और s डैश में क्या दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा। बाकी जितनी भी टर्म है, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया अपने पास, एक्सेलरेशन हो गया, फिर अपने पास फोर्स हो गया, फिर क्या हो गया अपने पास, मोमेंटम हो गया। तो ये सारी की सारी टर्म है वो कैसे दिखाई देगी मुझे,
एस और एच डैश में क्या दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, यानी ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्या दिखेगी, सेम दिखेगी। तो इनसे मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि जब भी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स डिस्टेंस पर फिक्स होते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देगी उसी पार्टिकल की, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम वो क्या दिखाई देंगे, सारे सेम दिखाई देंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो अपने पास पोजीशन है वो तो क्या रहती है, अपने पास अनिश्चित रहती है। हिंदी में इसको बोला जाता है अनिश्चित रहती है, यानी ये निश्चित नहीं है क्योंकि ये सेम नहीं दिखाई देती, इसमें कुछ प्लस माइनस हो रहा है। और ये सारी की सारी है वो क्या दिखाई देगी अपन को, निश्चित दिखाई देगी, यानी एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये वाला अपन ने बात की है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की। तो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखी है टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है और जो जो मैंने टर्म निकाली है वो सारी टर्म आपको भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी अपन ने ये देखा है कि इसका जो कंसेप्ट है वो देखा है कि पहले तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं। फिर अपन ने एक केस लिया है कि अपने पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या करता हूँ मैं, टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में मैं क्या निकालता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालता हूँ, जो कि क्या है मेरे पास टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। तो ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में देखना कि ये जो ट्राइंगल है आपको रेड कलर में दिख रहा है वो आर वेक्टर है, पी का पोजीशन वेक्टर है एस में, जो पिंक कलर में दिख रहा है वो आर डैश पोजीशन वेक्टर है एच डैश फ्रेम में, और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या है, आर नॉट, जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है। तो ये एक तरीके से इस टाइप का ट्राइंगल है, क्या है अपने पास, इस टाइप का ट्राइंगल है। तो यदि आप समझने के लिए इस ट्राइंगल को थोड़ा सा डिफरेंट भी बना सकते हो, ऐसे अलग भी बना सकते हो। ठीक है, और इसी के बेस में यदि आपको उस वेक्टर ट्राइंगल लो यूज़ लेना आता है और नहीं आता तो मैंने सिखा दिया है कि डायरेक्शन के साथ चलते हैं तो टर्म प्लस में आएगी, डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते हैं तो टर्म माइनस में आएगी। तो यहाँ पे मैंने टर्म ली थी और इसी के बेस पे मैंने सारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाले जो कंसेप्ट था जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, टाइम इंडिपेंडेंट का एक केस था। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में अपन एक थीटा वाले केस की बात करेंगे जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, बट वो कैसे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से रोटेट करता है उसकी बात करेंगे। तो अभी तो अपन ने देखा है एक केस, तो आप टाइम डिपेंडेंट क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और इसका जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकलती है दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में वो कैसे निकलती है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स के सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे टाइम के साथ। और अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाना, क्योंकि अपने पास कोई भी वीडियो या क्लास की इन्फॉर्मेशन, नोट्स की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन दिया और रखा है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लास समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल तक भी पहुँचाइएगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।